बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जब खराफियत से होंगे और प्रीवियस यूनिट जो है हमारे सारे यानी कि टेस्ट वाइज भी कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट 11 तक हमने जो है वो लेक्चर्स प्लस टेस्ट हमने कवर कर लिए थे। आई होप कि आप लोगों के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप हो गए होंगे और आपको काफ़ी सारे MCQs को सॉल्व करने का मेथड भी पता चल गया होगा। एक चीज़ जो मेरे बच्चों आप लोगों ने करनी है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने जो है वो अपनी अब से अब से तो न खैर नहीं, मैं तो बहुत पहले से आपको कह रहा हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट जो है वो अपना बेहतर करें। आप वाइल अटेम्प्टिंग टेस्ट स्टॉप वॉच सा रखें। 40 सेकंड से पहले आपको एक MCQ सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आप लोगों का ये पैटर्न होगा कि 40 सेकंड से पहले अगर आप MCQ सॉल्व कर लेंगे, लेट बी से 30 सेकंड का वैसे आप टारगेट रखें ताकि आपको इंट्रेंस टेस्ट के अंदर कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो स्टूडेंट्स, ये गाइडलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को बूस्ट करने के लिए और आप लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए कि अभी जागते रहें, सोना नहीं है आप लोगों ने। अच्छा जी, आज हमारे पास जो जारी बात है, नेक्स्ट यूनिट नंबर 12 है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। उसको हम स्टार्ट करते हैं आज। आइए स्टार्ट करें चैप्टर यूनिट नंबर 12। जी, यूनिट नंबर 12 हमारे पास स्टूडेंट्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। At very first, what is mean by electromagnetic induction? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इटसेल्फ क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। इंडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिससे हम बॉडीज़ को चार्ज करते हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ coil without any voltage source इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम बगैर किसी बैटरी के, बगैर किसी वोल्टेज सोर्स के हम जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने समझ लिया, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से आएगी या मैग्नेटिक एनर्जी से आएगी? तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी जो है, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। यहाँ पे एक्चुअली हमें ये रॉन्ग है। फिर सही क्या है? सही ये है, मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है यहाँ पे। ये जो है वो बात ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इस तरह से आपके पास MCQ आ सकता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और समथिंग ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी। तो आप लोगों को इसका आंसर जो है वो करेक्टली पता होना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास है इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस EMF क्या चीज़ है? EMF का आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है हमारे पास। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल
difference develops in a conductor when it is when it is moved across the magnetic field. हमारे पास एक कंडक्टर के अंदर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाना, मतलब एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है किसकी वजह से, हमारे पास जब हम उसको मूव करवाएंगे, मोशन में मैकेनिकल एनर्जी है अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग याद रखें कि नो डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो नहीं होती, नो डायरेक्शन। और नंबर 2, कैन बी प्रोड्यूस्ड both in open and closed सर्किट। ये दोनों में ही प्रोड्यूस हो सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में ही डेवलप हो सकता है। पोटेंशियल इंड्यूस ईएमएफ को या पोटेंशियल डिफरेंस को जो हमने यहाँ बात कर रहे हैं, इसको हम मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। और आप लोगों ने इसका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो बुक में स्टडी किया हुआ है और मोशनल ईएमएफ का फार्मूला भी निकाला हुआ है। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं इसका फार्मूला जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसका मोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ इसका फार्मूला, यहाँ पे जो आपने इसका फार्मूला पढ़ा है, दैट इज ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इंड्यूस माइनस वी बी एल साइन थीटा, माइनस का साइन आपको लोग को पता है, यहाँ पे अपोजिशन शो कर रहा है। और यहाँ पे इसका एक और फार्मूला भी अगर हम डिस्कस करें, बाय फैराडेज लॉ, बाय फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ की पहले स्टेटमेंट, फैराडेज लॉ कहता क्या है? फैराडेज लॉ ये कहता है कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हम इसको देखें इक्वेशन फॉर्म में, ई इंड्यूस माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी। यहाँ पे ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से प्रूव किया होगा सेकेंड ईयर के अंदर। यहाँ पे स्टूडेंट एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, यहाँ पे ये टर्म देखें ज़रा, डेल फाई बाय डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम फ्लक्स को जो है वो डिस्कस करने। फ्लक्स है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअली ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। चैप्टर नंबर 14 के अंदर तो इसका टॉपिक है, लेकिन हमारे पास वो यूएचएस के सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं था, तो हमने वहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों से शेयर करनी है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through certain area। अगर हम इसके फार्मूला की तरफ जाएं, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया इन वेक्टर फॉर्म, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये याद रखें आप लोग, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में बी ए कॉस थीटा आएगा।
अब ये सारी बातें बड़ी सिंपल सी हैं जो आप लोगों ने यूनिट नंबर 11 में, सॉरी चैप्टर नंबर 14 के अंदर आप लोगों ने जो है वो इसको स्टडी किया हुआ है सेकेंड ईयर में। अब यहाँ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, देखिए हमारे पास जो प्रीवियस पेज पे अगर चलेंगे, ये देखें हमारे पास ये जो फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन दिए हुए हैं जहाँ पे हमें हमें कहा गया है कि बताएं क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो है वो फ्लक्स जो है चेंज हो रहा हो लेकिन इंड्यूस ईएमएफ ना हो। अब देखिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा फ्लक्स चेंज क्यों होता है, फ्लक्स में चेंज होने के कॉजेज क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन से स्टूडेंट अगर आप लोग देखें तो फ्लक्स यहाँ पे चेंज होने के 3 कॉजेज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटीज 3 है, एक बी है, एक ए है और थर्ड कौन सी है, नो डॉट एंगल है। तो फ्लक्स में जो चेंज आ सकता है दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट, नंबर 2 चेंज इन एरिया, नंबर 3 चेंज इन एंगल डेल्टा थीटा। और यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट, cos 90 degree is equal to 0, so there will be flux at BA cos 90 degree is equal to 0. Then flux is 0, then it's mean delta phi. Here from you can conclude that delta phi is also equal to 0. हमारे पास बुक का शॉर्ट क्वेश्चन एक गिवन है कि बताएं कि क्या कोई ऐसी रीज़न हो सकती है कि हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स को चेंज इस तरह से कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं है कि फ्लक्स को चेंज करें, वहाँ पे ये है, मैं भी थोड़ा सा उसको गलत बोला था, उसको आप लोग ठीक कर लें कि हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों को चेंज कर रहे हैं लेकिन इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट कि अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाए और एमसीक्यूज में गिवन ये हो कि हमने जो है वो एक कॉइल और हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं या उसका एरिया हम चेंज कर रहे हैं, बट दैट इज प्लेस्ड such that its area is perpendicular to magnetic field lines, then you must be clear that there will be no induced EMF in the coil because वहाँ पे चेंज फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्टूडेंट ये एक बात थी मैंने फ्लक्स के लिहाज से आप लोगों को यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता था। तो ये सारी हमारे पास मोशनल EMF की इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये आ गई, अगर आपके पास एमसीक्यूज आएगा यहाँ पे बड़े स्ट्रेट से एमसीक्यूज आते हैं, मोस्टली से हमें एमसीक्यूज आते हैं वो यहाँ पे स्ट्रेट फॉर कैलकुलेशन वाले आ जाएंगे, आपको वी गिवन होगा, बी गिवन होगा, एल और मैक्सिमम का अगर कह दिया तो आप मैक्स फॉर मैक्सिमम आप लोग याद रखें, फॉर मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे पास साइन 90 डिग्री होता है। यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट्स साइन की वैल्यूज़ याद होना बड़ा ज़रूरी है, -VBL फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ कंपैरिजन में भी हमारे पास क्वेश्चन आया था, जैसा हमारे पास बुक का पहला न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने करनी है, बुक का फर्स्ट 15.1, 15.2, 3, 4 ये सारे के सारे जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, इंड्यूस ईएमएफ से। अगर आपके पास कंपैरिजन में आ जाता है ई इंड्यूस ओवर ई इंड्यूस डैश, जिसमें पहले वाली आपके पास न्यूमेरिकल है, उसमें कहा जा रहा है कि स्पीड और लेंथ सेम है, हमने मैग्नेटिक फील्ड जस्ट चेंज किया है, तो ये वाला फार्मूला उस पर अप्लाई होगा, वी और एल कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है वो कोई भी फार्मूला बना सकते हैं और इसको आप लोग इस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ पे जो लास्ट पे चीज़ है स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड, दैट इज़ अबाउट द डिपेंडेंस। डिपेंडेंस किन किन चीज़ों पे है यहाँ पे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिपेंडेंस नंबर 1 फ्रॉम अबव फार्मूला अगर हम देखें, relative velocity of loop or magnet, number 2 magnetic field strength, और यहाँ पे देखें ये जो n दिया हुआ है दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो थर्ड जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, और यहाँ पे इनके साथ तमाम के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है।
नंबर 4 अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। और अगर हम मोशनल ईएमएफ की यहाँ पे डायग्राम बना के अगर मैं बताऊँ कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप होता है, तो देखिए लेट बी से हमारे पास जो है वो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो आपको इन टू द पेज नज़र आ रहा है। हम इसमें एक रॉड जो है, कंडक्टिंग रॉड, इस मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस मूव करवाएंगे। यहाँ पे भी एक्चुअली आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 कॉन्सेप्ट होना बहुत क्लियर है कि चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरह से अप्लाई होती है। लेट बी से ये रेल है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक गैल्वानोमीटर। यहाँ हम एक कंडक्टर जो है वो यहाँ पे मूव करवा रहे हैं, लेट बी से लाइक दिस। इस तरफ इसकी वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड का है इन टू दी पेज। अगर आप यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो मैंने आप लोगों को यूनिवेक्टरी फॉर्म में बताया हुआ है, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बनेगा। हमारे पास ये यहाँ पे रॉड में पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ऊपर वाली साइड पे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और नेगेटिव चार्जेस डाउन वाली साइड पे। कैसे, देखिए आप लोगों ने यहाँ से स्टूडेंट्स फार्मूला पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, क्यू वी क्रॉस बी फॉर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। और नेगेटिव चार्जेस के लिए फोर्स फाइंड आउट करना है, फार्मूला एफ इज इक्वल टू, ये वेक्टर आएगा इसके ऊपर, माइनस क्यू वी क्रॉस बी। तो हमारे पास जब हम इस रॉड को मूव करवाएंगे तो इस रॉड के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रॉड की अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो रॉड के डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगने की वजह से शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास रॉड के अंदर क्या होगा, अब दो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गए हैं। और आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव वाला जो है हमारे पास जो है वो पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव वाला पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। रिजल्ट क्या बनेगा, हमारे पास ये होगा कि हमारे पास ये जो रेल्स पड़ी हुई हैं, कंडक्टिंग रेल्स, अब ये सारी एक लूप बन रही है, जो हमने रेल्स रखी हुई हैं और ये सारी लूप बन रही है हमारे पास, कंडक्टिंग लूप, ये वाली सारी। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ऊपर जो है पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस अब जारी बात है क्या करेंगे, ये हमारे पास रेल्स में इस तरह से मूव करेंगे और हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये बात है आप लोगों ने याद रखनी है। ये वैसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे बाय लेंजिस लॉ से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, अब ये आपके पास जो चैप्टर नंबर 15 या यूनिट नंबर 12 से ये एमसीक्यूज आ सकती हैं। अगर आपके पास जो है फील्ड आउटवर्ड दिया हुआ है, पॉइंट्स डॉट्स लगे हुए हैं, तो आप लोगों को वहाँ उसका भी कैलकुलेशन आना चाहिए। सो स्टूडेंट ये सारी बातें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है और डायग्राम वाले आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है वो इंड्यूस ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो है वो है इंड्यूस करंट। इंड्यूस्ड इंड्यूस करंट हम पहले भी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने डेफिनेशन बता दी थी। द करंट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टिंग लूप, यहाँ पे लूप का क्लोज होना ज़रूरी है, with the help of a magnetic field when it is moved across a magnetic field। इंड्यूस करंट में अगर आप लोग बातें याद रखेंगे, डेफिनेशन मैंने पहले बता दी कि हमने इसे की हुई है, इसकी डायरेक्शन हम लेंगे, चलिए पहले हम इसको डिफाइन ही करते हैं। डायरेक्शन मैं एक्चुअली बाद में करना चाह रहा हूँ, इसका मैं एक कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेट करना चाह रहा हूँ। द करंट produced in a conducting loop when it is moved across a magnetic field। इसमें हमारे पास जो है फार्मूला, अगर हम इसका देखें तो इसके फार्मूले जो है हमने
इंड्यूस ईएमएफ के फार्मूले से ड्राइव करने हैं। जैसा कि आपको पता है V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है आई आर बाई ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V ओवर R, और इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्म में क्या आ जाएगा E ओवर R। तो यहाँ हमारे पास ये पहला फार्मूला जो था, अगर आप लोग देखें यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, दैट इज I बाय R माइनस VBL साइन थीटा। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया ना, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा गलत कर दिया। हाँ जी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आप लोग तो जागते रहिएगा। हाँ जी, यहाँ पे आना था आई आर आना था, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू, अच्छा मैं नेगेटिव का साइन यहाँ से जो है वो हटा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि इट इज़ जस्ट फॉर अपोजिशन। तो यहाँ पे साइन थीटा फॉर मैक्सिमम मैं भी यहाँ पे जो है वो 90 ले रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू VBL ओवर R। तो ये जो है वो एक रिलेशन आ गया, दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशन। अगर हम फेराडेस लॉ से बात करें तो हे देयर आई आर इज इक्वल टू एन डेल फाई बाय डेल टी, सो आई इज इक्वल टू एन डेल फाई आर डेल टी। तो ये हमारे पास करंट के फार्मूला ही आ गए। यहाँ से स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, समटाइम्स हमसे पूछ लिया जाता है कि हमें अगर इतना इंड्यूस करंट चाहिए तो हमें कंडक्टर पे कितनी फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी। तो अब आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर, चैप्टर नंबर 14 के अंदर, यूनिट नंबर 11 के अंदर। लेकिन एमसीक्यूज ये आता है कि बताएं, अब इंड्यूस करंट का जो वर्ड है ना आपके माइंड में सेट है कि ये चैप्टर नंबर 15 में ही आएगा, और चैप्टर नंबर 15 में फोर्स का और पावर का कोई फार्मूला नहीं है। पावर के फार्मूले की बात करें तो वो आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 में मिलेगा, यूनिट 10 में। और अगर हम फोर्स की बात करें तो वो आपको प्रीवियस यूनिट के अंदर मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास एमसीक्यूज ऐसा आ जाए जिसमें इंड्यूस करंट की वैल्यू दी है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू दी है, तो फिर आप लोग जब पजल हो जाएंगे अब हम यहाँ पे फोर्स का फार्मूला कैसे निकालें। तो याद रखिए यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, F इज इक्वल टू आई एल बी। और अगर हम प्रीवियस वाला फार्मूला देखें, I इज इक्वल टू वी बी एल ओवर आर पुट करें तो हमारे पास वी बी एल ओवर आर, ये आई की वैल्यू एल इंटू बी, एफ इज इक्वल टू वी बी स्क्र एल स्क्र ओवर आर। सो ये हमारे पास जो है वो फोर्स का फार्मूला आ गया। अगर हमें कहा जाए कि जी बताएं हमें इतना करंट चाहिए या करंट की वैल्यू ना गिवन हो, हमने फोर्स निकालनी हो तो ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर पावर निकालनी हो तो यहाँ रखें P इज इक्वल टू एफ इंटू विलॉसिटी था, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा वी स्क्र बी स्क्र एल स्क्र ओवर आर। तो ये सारे फार्मूला ही हैं फोर्स के और पावर के। और यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखें कि हेयर कैपिटल L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कहीं आप इसको इंडक्शन ना समझ लें, तो इंडक्टर भी तो है ना हमारे पास, तो ये इंडक्टर नहीं है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो स्टूडेंट ये सारे हमारे पास जो है करंट के फार्मूला, ये फोर्स और पावर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं डिपेंडेंस। डिपेंडेंस किस किस चीज़ों पे है इस इंड्यूस करंट की। तो अगर हम फार्मूला ही देखें तो इसमें हमारे पास अब आर आ चुका है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ वैसी ही हैं। तो बाकी डिपेंडेंस वैसी बनेगी जैसे इंड्यूस ईएमएफ की बन रही थी। नंबर 1 relative velocity of loop or magnet. Number 2 magnetic field strength, magnetic field strength. Number 3 number of turns in coil, number of turns in coil. Number 4 resistance of coil, ये उस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो याद रखें इट कैन बी प्रोड्यूस इन बोथ
ओपन एंड, यहाँ पे मैं जो है इंड्यूस ईएमएफ की मैंने लिखना स्टार्ट कर दी है, कैन बी प्रोड्यूस इन ओनली क्लोज सर्किट, ये ओपन सर्किट में करंट होता ही नहीं है, कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन क्लोज्ड सर्किट, ये सिर्फ क्लोज सर्किट में होगी। अब इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं और आप जो है वो कर करके थक जाते हैं कि आप लोगों को ये उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड दे दिया इनटू द पेज और आपको कहा जी हमने एक रॉड यहाँ है या एक लूप जो है हमने इसमें, ये लूप है एक, और लूप को उन्होंने ऐसा दिखाया है कि जी हम इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, या आपको ये कह दीजिए कि ये एक यू शेप्ड हम जो है वो वायर इसमें लेके जा रहे हैं, तो बताएं इसमें जो है वो क्या करंट की डायरेक्शन होगी। तो याद रखें वहाँ पे करंट है ही नहीं, डायरेक्शन क्या लेनी है हमने, क्योंकि वहाँ पे इन दोनों डायग्राम में देखें आप लोग ज़रा गौर से, तो यहाँ पे तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, सर्किट क्लोज ही नहीं है। तो ये बात भी आप लोगों ने ख्याल रखनी है, बड़ा अटेंटिव हो गया आपने डायग्राम पहले देखनी है, अगर आपके पास डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज़ें यहाँ से आ सकती हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डायरेक्शन, डायरेक्शन होती है इसकी। अब इसकी डायरेक्शन होती है तो भाई कैसे लेंगे, बाय लेंज़िस लॉ, इसकी डायरेक्शन हमें बाय लेंज़िस लॉ, बाय लेंज़िस लॉ। अब लेंज़िस लॉ क्या कहते हैं, द इंड्यूस करंट always acts as to oppose the cause which produce it। लेंज़ लॉ कहते हैं कि इंड्यूस करंट का काम यह है कि जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है उसी को अपोज करना है, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये उसको कम करेगा, अगर कम हो रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा, इंक्रीज करने की सेंस में जो है वो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये एक नाफरमान बच्चे की तरह है। तो अगर यहाँ पे हम डिफरेंट डायग्राम जो है वो बना के देख लेते हैं। नंबर 1 कॉस, करंट, और फिर जो है वो फिगर। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और टिप देने लगा हूँ कि हमने किसी भी जो है वो लूप में से नॉर्थ या साउथ या करंट की डायरेक्शन हमने कैसे लेनी है। वैसे मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 11 में भी आप लोगों को बताया था और आज मैं वहाँ के कॉन्सेप्ट को भी रिलेट करूँगा। वहाँ पे चीज़ें और यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। कॉज क्या है, अगर हम फॉरवर्ड मोशन करते हैं, फॉरवर्ड मोशन किसकी, हमारे पास एक मैग्नेट है, जैसे मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ, और ये कॉइल है हमारे पास, और इसको हम इस तरफ लेके जा रहे हैं जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो करंट इस कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज अब कैसे होगा, यहाँ पे दो मैं पर अगर बात करूँ, लेंज़ लॉ से पता है आप लोगों को, ये हम इस तरह ले जा रहे हैं, यहाँ पे इस कॉइल के एक्ट करेगा एज अ नॉर्थ, और आप इसको फ्रंट से व्यू कर रहे हैं, आप इसको सामने से देख रहे हैं। यहाँ पे वो वाला वो कंसेप्ट भी याद रख रहे हैं जो मैंने आप लोगों को यूनिट 11 के अंदर बताया था। अगर वायर में करंट अपवर्ड जा रहा है और आप नीचे से देख रहे हैं, सम टाइम यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आप हम यहाँ पे फ्रंट व्यू देख रहे थे, ठीक है, सम टाइम ऐसा था एमसीक्यूज में मैं पूछ रहा था कि आज ये आप बैक व्यू ले रहे हैं, बैक व्यू में आपको पता है कि डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। खैर हम यहाँ पे सिंपल लेके चल रहे हैं, फ्रंट व्यू ले रहे हैं। अब नॉर्थ बन गया इसका आपके पास जो है वो इस साइड पे। तो आप लोगों को मैंने बताया था जब हमारे पास करंट में लूप में करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज हो तो हमारे पास जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ पेपर। आउट ऑफ पेपर का मतलब क्या है, क्या बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है।
तो ये बात मैंने आप लोगों को वहाँ बताई थी, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये वाला व्यू बनाया था आपको सामने कि अगर इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, आउट ऑफ पेपर होगा। ये मैंने आप लोगों को बात यूनिट 10 के अंदर बताई थी। इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे भी करंट याद रखें एंटी क्लॉकवाइज ही है। हाँ, लेंजिस लॉ ने हमें जस्ट ये बताया है कि हमारे पास जो है, अगर आप ये कहेंगे कि फिर लेंजिस लॉ काम कर, लेंजिस लॉ ने ये बताया कि भाई इस कॉइल के अंदर जो है वो अपोजिशन होगी, तो अपोजिशन के लिए यहाँ पे नॉर्थ बनना ज़रूरी है। यहाँ पे एक और बात मैं जो एक आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट हिंट देना चाह रहा हूँ वो ये देखें, अगर आपके पास यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है, आपके पास फ्रंट पे नॉर्थ आ रहा है, तो आप एन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे जिस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप कभी भूल जाएं, लाइक दिस, लाइक दिस, तो ये अगर आप देखें तो इट दिस डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉज, रिवर्स मोशन या बैकवर्ड मोशन। अगर हम यहाँ पे रिवर्स मोशन करते हैं, ये मैग्नेट है हमारे पास, ये नॉर्थ, ये साउथ, और अब हम इसको रिवर्स लेके आ रहे हैं लाइक दिस। अब करंट क्या होगा, करंट इसमें क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज की अगर बात की जाए, ये कॉइल है हमारे पास, लेंजिस लॉ हमें बताएगा कि हाँ जी मैग्नेट कैसा बनेगा कॉइल की वजह से। जारी बात है, अब इसने क्या करना है, नाफरमान बच्चे की तरह जो है वो इसे क्या करना है, अब इसको फिर भी अपोज करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, इसका साउथ बन जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। फिर यहाँ पे वो भी वही कॉन्सेप्ट जो मैंने यूनिट 10 के अंदर बताया था, अगर हमारे पास जो है वो करंट क्लॉकवाइज हो, अगर आप लोगों को याद हो उसमें मैंने बताया था अगर करंट क्लॉकवाइज हो तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड की क्रॉस से देंगे, मतलब इनवर्ड। तो यहाँ देखें, अब साउथ ऊपर आ रहा है, नॉर्थ नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे पास अब डाउनवर्ड होंगी। तो इसमें हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ होगी, जारी बात है क्लॉकवाइज बन जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी। और अगर हम यहाँ बात करें शॉर्ट टिप की, तो शॉर्ट टिप यहाँ पे ये है कि देखिए, अगर आपके पास फ्रंट पे साउथ बन रहा हो तो स्टूडेंट आप एस बना लें। तो एस के जो आपके एंडिंग और लास्ट पॉइंट्स हैं उनको आप एरो दे दें, ये इस तरह लाइक दिस। सो दिस रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज। तो ये एक शॉर्ट टिप है आप लोगों के लिए, ये जो मैंने आप लोगों को साइन यहाँ पे बना के शो करवाए हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोग माइंड में रखेंगे। अब हमारे पास फर्दर केसेस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से। फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड मोशन एंड क्लॉकवाइज, मतलब अब क्या सिचुएशन है कि साउथ पोल फेस कर रहा है कॉइल को, तो इस केस में क्या होगा, कॉइल के इस साइड पे साउथ बनेगा और इस साइड पे क्या बनेगा, नॉर्थ। तो फिर करंट कैसा होगा, करंट जारी बात इसमें क्लॉकवाइज होगा। नेक्स्ट केस, अगर हम इसी सिचुएशन के अंदर रिवर्स मोशन करवाएं तो फिर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज। सिचुएशन क्या है, फिगर डायग्राम से कि हमारे पास ये जो है वो मैग्नेट है, साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, और हम इसको इस तरफ पुल कर रहे हैं और ये हमारे पास कॉइल है। अब फेसिंग एंड कॉइल का जो है वो एज अ नॉर्थ एक्ट करेगा और ये साउथ, तो हमारे पास इसमें करंट की डायरेक्शन है दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे एक और केस जो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप लोग जो है वो बुक का शॉर्ट क्वेश्चन 15.3 भी देखेंगे, जिसमें हमारे पास दिखाया गया कि 15.3 के अंदर हमारे पास जो है वो एक इस तरह से मैग्नेट प्लेस किया हुआ है, ये यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है और यहाँ पे साउथ बन रहा है, और यहाँ पे कॉइल जो है वो डाउनवर्ड फॉल कर रही है, और आपसे पूछा गया है कि बताएं इस लूप के अंदर जो है वो करंट की डायरेक्शन क्या है। ये तो आप लोगों ने खुद किया हुआ है, ज़रा आप लोग बताएं क्या है इसका आंसर। उसके बाद में अगर आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ कि हमारे पास जो है वो, अगर जो नेक्स्ट केस मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, हाँ जी, डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, हमारे पास जो है वो मैग्नेट नीचे फॉल कर रहा है, ये साउथ, ये नॉर्थ,
और ये जो है वो कॉइल पड़ी हुई है। तो आपको पता है ये एंड इसका एज अ नॉर्थ एक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी देखें हमने, अगर यहाँ पे भी नॉर्थ एक्ट करे तो यहाँ पे आप सिंपल वही रूल ले सकते हैं कि क्या होगी, यहाँ पे आप एन ड्रॉ कर लें लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपके पास ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है वो मैग्नेटिक क्या होगा, याद रखें इंड्यूस ईएमएफ का काम है इसको अपोज करना। जब हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब ड्रॉप करते हैं तो उसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इज इक्वल टू जी होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। लेकिन जब हम यहाँ इसको जो है वो डाउनवर्ड ड्रॉप करेंगे तो याद रखें इंड्यूस ईएमएफ का काम क्या है, इसको अपोज करना। अपोजिशन हो रही है यहाँ पे, तो अपोजिशन की वजह से हमारे पास जो मैग्नेट ड्रॉप हो रहा है उसको अपवर्ड की पुश लगेगा। तो जब अपवर्ड जो है उसको पुश मिलेगा तो याद रखें उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही है। और अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्सेलेरेशन लेस देन ग्रेविटी हो जाता है। तो याद रखें यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है इसका लेस देन ग्रेविटी होगा, ये भी एमसीक्यूज में आता है। इस तरह से भी आता है कि हमने एक पाइप लिया और हमने ये एक रॉड है और हमने इसके अंदर एक मैग्नेट जो है वो थ्रो कर दिया, लेट बी से लाइक दिस, ठीक है, हमने इसके अंदर एक मैग्नेट जो है वो थ्रो कर दिया है नॉर्थ साउथ। तो बताएं इसका एक्सेलेरेशन जो है वो कितना होगा। तो याद रखें इसका एक्सेलेरेशन हमेशा ग्रेविटी से कम ही होगा, चाहे ये इंटर हो रहा है, चाहे जब ये इंटर हो रहा है तब भी ऐसे ही होगा, और अगर ये जब ये लीव करेगा, याद रखें समटाइम अगर आपके माइंड में ये आ जाएगा सर ये तो इंटर हो रहा था ऊपर से जब ड्रॉप किया, अगर ये लीव करता तो फिर क्या होता। तो याद रखें लीव करने की कंडीशन में भी यही होगा कि ये इसको अपवर्ड जो है वो पुश करेगी, तो इसका एक्सेलेरेशन यहाँ पे भी लेस देन ग्रेविटी ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डियर स्टूडेंट याद रखनी है रिगार्डिंग इंड्यूस करंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो ये सारा हमारा जो है टॉपिक इंड्यूस करंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट है टॉपिक ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर हम डिस्कस करते हैं जो हमारे यूएचएस के सिलेबस में है। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to increase or decrease the magnitude of AC voltage और करंट। एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को या वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल इसका जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है। और यहाँ मैंने एक चीज़ देखी, मैंने यहाँ पे एसी यूज़ की है। तो यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट याद रखें, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है नंबर 1 पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट। समटाइम बल्कि हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं कि जी हमने एक एसी जो है वो यूज़ किया जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है, तो जब ट्रांसफार्मर की वो सेकेंडरी कॉइल से अगर आउटपुट मिलेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो याद रखें उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज़ ही होगी, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। नंबर 2, फॉर डीसी करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो याद रखें फॉर डीसी या डीसी कैन नॉट पास थ्रू ट्रांसफार्मर, डीसी कैन नॉट पास थ्रू ट्रांसफार्मर। डीसी जो है वो ट्रांसफार्मर में से पास आउट नहीं होता। ये 16 चैप्टर का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है।
यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अब डायग्राम की ट्रांसफार्मर की, तो यू नो इट वेरी वेल कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन कोर. सो व्हाई इट इज सॉफ्ट आयरन कोर? इट इज़ वेरी briefly discuss in the your textbook. We have two coils here. यहाँ पे आयरन कोर होता है और यहाँ पे एक लैमिनेटेड शीट भी होती है. मोस्टली शायद आप लोगों को ना पता हो, सारी इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो इसके अंदर हम यहाँ पे एक शीट जो है वो रैप करते हैं इसके ऊपर पहले, ताकि ये इंसुलेट हो जाए ये आयरन कोर. और फिर हम इसके ऊपर जो है वो दो कॉइल्स वाइंड करते हैं. जहाँ पे हम इनपुट देते हैं एसी की, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसके टर्न्स को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. और दूसरी साइड पे हम जहाँ पे आउटपुट ले रहे होते हैं वहाँ पे हम जो है वो कोई डिवाइस या रजिस्टर रख देते हैं ताकि करंट यूटिलाइज हो, और इसके हम टर्न्स को कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. अब यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स लिंकेज होता है, और इसकी वजह से हमारे पास अगर हम डिस्कस करें बाय फेराडेज लॉ, हमारे पास जो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ ई पी इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और यहाँ इसके लिए इंड्यूस ईएमएफ ई एस माइनस एन एस डेल फाई ओवर डेल टी. और यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना प्राइमरी में हो रहा होता है उतना ही सेकेंडरी में अंदर हो रहा होता है. तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होता है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब कि जितना फ्लक्स प्राइमरी में चेंज होगा उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में ही चेंज होगा. तो हमारे पास यहाँ पे जो है इन दोनों की रेशो ई पी ओवर ई एस इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस. तो ये इसकी प्रिंसिपल इक्वेशन है जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है. वी पी इज इक्वल वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, और यू कैन स्टे हेयर फ्रॉम दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स. मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे वहाँ पे वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. और यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास पावर की पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट, और ये आइडियली होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता, आइडियल केस है. और पावर बाय चैप्टर नंबर 13 वी पी इज इक्वल टू आई पी एंड पावर आउट वी एस आई एस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू आई एस ओवर आई पी. तो ये हमारे पास जब वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है. और यहाँ पे आप लोग ईजिली देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है. हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि वोल्टेज और करंट का आपस में इन्वर्स रिलेशन है. यानी कि जिस कॉइल में अगर हम वोल्टेज है इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट वहाँ पे डिक्रीज हो रहा होता है. तो ये इसकी प्रिंसिपल है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि एक्चुअली ये कर क्या रहा है. ये वोल्टेज अगर बढ़ा रहा है तो करंट को डिक्रीज कर रहा है, और अगर डिक्रीज वोल्टेज को कर रहा है तो करंट को बढ़ा रहा है. अगर हम यहाँ पे इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स डियर स्टूडेंट हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, यू नो इट वेरी वेल. टाइप्स नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर को डिस्कस करने से पहले आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर के अंदर. तो आप लोग ये बताएं जो मैंने प्रीवियस डायग्राम बनाई है ये वाली, ये किस ट्रांसफार्मर की है. सिंपल बात यह है कि यहाँ पे देखें आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज़्यादा दिख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कम दिख रहे हैं. तो यहाँ पे इन दिस केस हेयर एन प्राइमरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. तो इट इज़ श्योर दैट वी पी इज लेस देन वी एस. सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा है तो इट इज़ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. इट इज़ इंक्रीजिंग द वोल्टेज एंड डिक्रीजिंग द करंट. स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन वोल्टेज इन प्राइमरी. Number of turns in secondary is greater than number of turns in primary, and current in primary is greater than the current in secondary. Sometimes हमारे पास MCQ आता है कि जी हाँ जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कांस्टेंट रखता है या फ्रीक्वेंसी चेंज करता है. तो याद रखें स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट को क्या करता है, डाउन कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है.
नंबर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें तो V प्राइमरी इज ग्रेटर देन Vs, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, और करंट इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन करंट इन प्राइमरी। ये आप सारी बातें याद रखेंगे। उसके बाद इसके लॉसेज आ जाते हैं। लॉसेस, पावर लॉसेस, पावर लॉसेस। पावर लॉसेस तो आप लोगों ने भी थोड़े से पढ़े हुए हैं। कौन कौन से थोड़े से, जो दो आपकी बुक में गिवन है। एक तो हमारे पास जो एडी करंट है, आपने बड़ा डिटेल से जब वो पढ़ा हुआ है। एडी करंट, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? एनर्जी डिसिपेटेड इन मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग अ मटेरियल। ये सारा टॉपिक जो है वो बुक में बड़ा अच्छी तरह से ब्रीफ किया गया। आप लोगों ने स्टूडेंट इसको लाजमी देख लेना है कि हमारे पास जो है वो हम एक अच्छा एफिशिएंट ट्रांसफार्मर कैसे बना सकते हैं। बड़ा ब्रीफली लाइन बाय लाइन बुक में लिखा हुआ है। नंबर 3 फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्या होता है? हमारे पास फ्लक्स लिंकेज जो होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। हमारे पास फ्लक्स लिंकेज ट्रांसफार्मर में कभी भी 100% नहीं होता। इसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। नंबर 4 रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स। जो कॉइल्स हम यूज़ करते हैं वो 100% तो रेजिस्टेंस प्योरिटी तो नहीं होती ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उनकी होती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सो दीज आर फैक्टर ऑफ पावर लॉसेस। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में देखें, अगर लेट बी से अगर आपसे पूछा जाए फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर the efficiency is alpha option 100, beta option 99, charlie option 10, डेल्टा ऑप्शन 1। अब नो डाउटली आप लोग जहां पे जो टिक करेंगे, किसको करेंगे? अल्फा को, एंड अल्फा इज द रॉन्ग ऑप्शन। अल्फा जो है यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है। कैसे? एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है? पावर आउट ओवर पावर इन। तो पावर आउट से पावर इन कैंसिल हो गया, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। उसने परसेंटेज में तो नहीं पूछा ना हमसे। अगर वो हमसे कहते हैं कि परसेंटेज में, तो एफिशिएंसी याद रखें पावर आउट, पहली बात तो ये पावर आउट ओवर पावर इन होती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का साइन आना ज़रूरी है यहाँ पे। पावर आउट ओवर पावर इन मल्टीप्लाई बाय 100/100। ये जो हम 100/100 करते हैं, समटाइम हमारे माइंड से वैसे निकल ही चुका है कि परसेंटेज वाला साइन आता कहाँ से। ये जो नीचे वाला 100 होता है ना, ये 1/100, 1/100 इज इक्वल टू परसेंटेज बनता है। तो ये पावर आउट ओवर पावर इन ये परसेंटेज में आ जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 100%। अगर आप प्रीवियस एमसीक्यूज में देखें तो मैंने कहीं परसेंटेज के साइन दिए थे आप लोगों को? परसेंटेज के साइन नहीं थे यहाँ पे। अगर हाँ जी यहाँ पे परसेंटेज का साइन होता तो फिर ये 100% वाला ऑप्शन ठीक होता। तो ये भी आप लोगों ने खास ख्याल रखना है यहाँ पे। और यहाँ एक हमारा यहाँ तक जो है वो यूनिट 12 में से चैप्टर नंबर 15 हो चुका है सारा स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसी के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हम जो है वो पावर हाउसेस के अंदर, पावर हाउसेस के अंदर
हम वोल्टेज को अप करते हैं अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोवाट, उससे क्या होता है, वोल्टेज अप, करंट क्या हो जाता है, डाउन। P इज इक्वल टू आई स्केयर ओवर आई स्केयर आर, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। अब हमने इसको डाउन कर दिया तो हीटिंग लॉसेस रिड्यूस होते हैं, हीटिंग लॉसेस रिड्यूस होते हैं हमारे पास। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ एसी ट्रांसमिशन। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और समटाइम्स ये आता है कि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है, तो ट्रांसफार्मर बड़े अच्छे एफिशिएंट होते हैं। मैक्सिमम या कह लें कि एवरेज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 90%। तो ये आपको 90% तक एफिशिएंट मिलते हैं ट्रांसफार्मर, समवेयर वो 90 प्लस भी चले जाते हैं। तो ये अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए तो आप अगर प्रैक्टिकली, ये किसकी बात हम कर रहे हैं, इन केस ऑफ प्रैक्टिकली, नॉट आइडियली, प्रैक्टिकली 90% तक एफिशिएंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सारा हमारे साथ यूनिट नंबर 12 ऑफ चैप्टर 15। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यूनिट 12 का पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में से थोड़ी सी बातें हमारे पास जो है वो यहाँ पे हैं पढ़ी। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट डिस्कस करने से पहले मैंने आप लोगों को साथ साथ चैप्टर 15 पढ़ते हुए बताया कि आप लोगों ने लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट्स के देख लेना है आप लोगों के पास जो टॉपिक्स जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 15 के अंदर, और जो न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड टू यूएचएस सिलेबस, वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वही हमारे पास आ जाते हैं और हमें पता नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे कॉइल्स बनी हुई है, कॉइल्स वाले भी क्वेश्चन करें, डायग्राम वाले क्वेश्चन करें, रिंग वाला बना हुआ है, एक कॉइल्स वाला बना हुआ है। 15.3, 15.4, 15.6, 5 जो है वो है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है चेंज इन फ्लक्स को, तो वो आप देख लीजिएगा। और ये सारे आप लोगों ने करने हैं। चैप्टर नंबर 16 का भी 16.1 शॉर्ट क्वेश्चन, और 16.3 है, 16.2 है, और इसके अलावा बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं 16.1, 16.2, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डेफिनेटली डिफाइन करें हम। एसी करंट और वोल्टेज whose magnitude continuously changing, and direction periodically। मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होगी। अगर हम बात करें इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में क्या क्या होता है, यहाँ पे मैं डायरेक्शन को बेसिकली बताना चाह रहा हूँ। इन वन कंप्लीट साइकिल डायरेक्शन जो है वो हमारे पास एक बार चेंज होती है, नंबर ऑफ टाइम्स डायरेक्शन या पोलैरिटी, डायरेक्शन और पोलैरिटी चेंजेस, दैट इज इक्वल टू 1। एक साइकिल में एक बार होती है। नंबर 2 डिस्कस करें, नंबर ऑफ पीक वैल्यूज, नंबर ऑफ पीक वैल्यूज, 2 नंबर ऑफ टाइम्स
वैल्यू बिकम्स 0 दैट इज इक्वल टू। ना हाउ, देखें वैल्यूज़ पहले I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, फॉर वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करें दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ये सारी इक्वेशन आपने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन करनी है। मोस्टली यहाँ पे ये अगर टाइम के साथ रिलेट किया जाता है, आई नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई बाय टी डिवाइड बाय टी। व्हाट इज मीन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल टी? इट इज़ इंस्टेंटेनियस टाइम। ये आप लोगों को मोस्टली गिवन होगा MCQs के अंदर, इंस्टेंटेनियस टाइम। इंस्टेंटेनियस टाइम। और जो कैपिटल टी है ये आप लोगों को पता है, इट इज़ फॉर कंप्लीट टाइम फॉर 1 साइकिल। ये कंप्लीट टाइम है 1 साइकिल के लिए। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें इनका, तो ग्राफ हमारे पास जो है वो इस तरह से होता है। वोल्टेज दोनों ही साइन फंक्शन है। लेट बी से इट इज़ ऑफ करंट एंड दिस इज अ वोल्टेज। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, इट इज़ पॉजिटिव वी नॉट, इट इज़ नेगेटिव वी नॉट। अब यहाँ देखें, यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो हुई, यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो हुई, तो एक साइकिल में 2 बार वैल्यू ज़ीरो हुई। डायरेक्शन कितनी बार रिवर्स हुई? यहाँ से जो है वो डायरेक्शन रिवर्स हुई, तो हमारे पास एक साइकिल के अंदर डायरेक्शन जो है वो एक टाइम चेंज होगी। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पीक वैल्यूज बात करें तो 2 है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है कितनी होगी यहाँ पे? एफ डैश, दैट विल बी 2f विच इज इक्वल टू, अब यहाँ एफ डैश इज इक्वल टू एफ, अब यहाँ पे विच इज इक्वल टू मैं बोलने लगा था अभी, उससे पहले आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि AC यूज इन पाकिस्तान हैज़ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। AC यूज्ड इन पाकिस्तान has frequency of 50 hertz. So f dash is equal to 2 into 50 which is equal to 100 hertz. हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हमारे पास एक इनकैंडिसेंट लैम्प कितनी टाइम्स है मैक्सिमम ब्रिलियंस को रीच करेगा, तो 100 टाइम्स है। सो दैट्स वाई वी डू नॉट फील फ्लक्चुएशन, we don't feel fluctuation। यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे हमारे पास पीक वैल्यू। पीक वैल्यू आपको पता है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर हम देखें हमारे पास जो है, जो मैंने इक्वेशन राइट की थी, इट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, इंस्टेंटेनियस। और यहाँ पे नॉट आएगा, इट इज मैक्सिमम। और ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। आप देखें कि ये वेव जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे पास हर पॉइंट जो है वेव का, हर पॉइंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। यहाँ पे अगर आप लोग याद भी रखेंगे, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल जो है वो पाई बाय 2 और 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल पाई, यहाँ पे एंगल जो है वो 3 पाई बाय 2 या 3 बाय 2 पाई, यहाँ पे एंगल जो है वो 2 पाई कंप्लीट। और टाइम के लिहाज से अगर आप लोग देखें, तो टाइम के लिहाज से भी आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो है टाइम यहाँ पे स्टूडेंट t इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है, और
पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पे t/4 होता है, यहाँ पे t/2 होता है, यहाँ पे 3/4t होता है 75%। स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर देते हैं कि नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पे चूँकि वो यहाँ पे 3/2 पाया है तो यहाँ पे भी 3/2t पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 3/4t आएगा और यहाँ पे कंप्लीट t 100%। ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। पीक वैल्यू होगी, उसके बाद पीक टू पीक वैल्यू हमारे पास एक पीक टू पीक वैल्यू, इट इज अ सम ऑफ बोथ पीक वैल्यूज, सम ऑफ पीक वैल्यूज इन वन साइकिल। तो VPP हमारे पास V0 प्लस V0 दैट इज इक्वल टू 2V0 विद 2 टाइम्स हमारे पास आया। इस तरह से IPP भी हमारे पास जब वो दैट इज इक्वल टू 2I0 होती है। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बड़ी डिफ़िकल्ट से जो है वो समझ आया होगा, अगर अल्लाह करे कि बात बच्चों को अच्छी तरह समझ आ गया हो आसानी से। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, IRMS एंड VRMS वैल्यूज, ये क्या होती हैं? इट इज इफेक्टिव वैल्यू विच हैज हैविंग द सेम हीटिंग इफेक्ट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। याद रखें हमारे पास जो ऑर्डिनरी जो DC एमीटर होते हैं, DC एमीटर वो हमेशा एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वैल्यू को, और जो AC एमीटर होते हैं वो RMS वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम DC एमीटर से जो है वो AC को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास याद रखेंगे DC एमीटर से हमेशा जो है वो आंसर जो है वो उनका ज़ीरो आएगा। इफ़ वी मेजर AC बाय DC, इफ वी मेजर AC देन I मीन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं? हम हमेशा AC को उसकी हीटिंग इफेक्ट से फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखिए हमारे पास जो RMS वैल्यू क्या है वो एक्चुअली क्या है, देखिए इसको ग्राफ से हम समझते हैं। वैसे तो यहाँ पे हमने जस्ट इक्वेशन ही यूटिलाइज करनी है, हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ जाए इसका, कि जिन बच्चों को नहीं है, माइंड में नहीं है, भूले हुए हैं। ये हमारे पास एक साइकिल है AC का। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव I0 है और ये माइनस I0 है। इसमें डियर स्टूडेंट्स अगर हम एवरेज की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 3 वैल्यूज लेना चाह रहे हो 3 ले लें, 2 लेना चाह रहे हैं 2 ले लें। देखिए 3 और 2 से क्या मीनिंग मैं ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, यहाँ पे वैल्यू कितनी है मैक्सिमम पॉजिटिव I0, यहाँ पे वैल्यू कितनी है नेगेटिव I0। जब हम एवरेज लेते हैं क्यों, पहली बात तो ये, जब हमारे पास कोई क्वांटिटी चेंज हो रही हो तो हम उसकी एवरेज लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एवरेज लेते हैं तो एवरेज अगर हम देखें, एवरेज हमारे पास जो है वो प्लस I0 प्लस 0 प्लस माइनस I0 आ जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव में। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर दें तो आंसर आपके पास एवरेज कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज की वैल्यू में से 0 आएगी। लेकिन अगर हम ऐसा करें, हम इसका पहले स्क्वायर ले लें। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर, इसको ज़रा हमने उल्टा चलना है, मतलब पहले स्क्वायर लेना है। स्क्वायर जब लेंगे तो देखें अगर ये वैल्यू थी +2, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये वाली वैल्यू थी जारी बात है -2 होगी। अगर +2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा +4। तो ये इसकी जो ग्राफ है जारी बात है, अब क्या होगा ग्राफ इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा लाइक दिस। अब ये क्या है, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी +I0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। -2 का स्क्वायर का होता है, -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो हम जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये ग्राफ भी इस तरह से आ जाएगा।
लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास यहाँ पे अब मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, आई नॉट का स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज 0। अब अगर आप एवरेज लेते हैं तो अब वो क्या होगा, आई मीन स्क्वायर, ये आपके पास था आई स्क्वायर, अब लेना है मीन, तो क्या बनेगा आई मीन स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अब दो वैल्यूज हैं, डिवाइड बाय 2, तो आई मीन स्क्वायर आपके पास आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2। अभी रूट लेना बाकी है, अगर हम रूट लेंगे इसी का तो बनेगा आई आर एम एस विच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2 और इसका अंडर रूट। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो रूट मीन स्क्वायर आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर था, अंडर रूट कैंसल और अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 आप लोगों को पता होना चाहिए, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.14 आई नॉट। और अगर हम यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम 1/1.4 निकालें, इट इज़ इक्वल टू 0.707 इंटू आई नॉट, और यहीं से अगर हम आई नॉट की वैल्यू निकालें तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आई नॉट इज इक्वल टू 1.14 इंटू आई आर एम एस। मैक्सिमम वैल्यू निकालने का ये वाला फार्मूला हो गया, और हमारे पास रूट मीन स्क्वायर निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हो गया 0.707 इंटू आई नॉट। और याद रखें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से छोटी होती है, आप इस फार्मूले से देख सकते हैं। और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज में भी ऐसे होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू वी नॉट, और वी नॉट इज इक्वल टू 1.14 वी आर एम एस। तो ये फार्मूला जो है आप लोग यूज़ करेंगे फॉर मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। स्टूडेंट ये हमारा सारा कंप्लीट था यूनिट नंबर 12, जो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। जो आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।